स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। जिला कांग्रेस आईटी सेल सीधी सुबोध प्रताप सिंह जी सीधी कांग्रेस के युवा नेता के रूप में उभरते हुए बहुत तेजी से सामने आए और इनकी जो टीम है युवाओं की बहुत ही मजबूत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं इन पर काफ़ी दबाव दिए। आज वर्तमान में इनके पास कोई पद नहीं है, फिर भी ये कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और युवाओं के साथ एक बुद्ध बनाए हैं जिससे काफ़ी हौसला मिलता है। ऐसे युवा नेता को कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई पर ज़रूर दे, क्योंकि आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी के भविष्य के रूप में सामने आएंगे और कांग्रेस पार्टी को उनके स्तर तक ले जाने के इनमें बहुत ही ज़्यादा ताकत है। सीधी जिला से राजेश चौहान की विशेष रिपोर्ट। सीधी जैसे जिले में युवाओं की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी में या नहीं? हाँ, युवाओं की ज़रूरत तो हर फील्ड में है। अब आप कोई सा भी फील्ड ले लें, चाहे आईटी सेल ले लें, एजुकेशन सेक्टर ले लें, फाइनेंस सेक्टर ले लें, या फिर जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमिकल और फिजिकल से रिलेटेड। इसके पहले मैं भूतपूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी से मिला था जी। मैंने वहाँ पर भी यही सवाल किया था जी। सीधी जिले में कांग्रेस कमेटी जो बनी है आपकी, ठीक, इसमें युवाएं नहीं हैं टोटल। युवा के लिए युवा कांग्रेस है, आईटी सेल है और आपका एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस, और ये सब मतलब अलग अलग विंग्स उन्होंने बना रखे हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई इतना बढ़िया समझ में आ नहीं रहा है कि ये विंग्स अपना अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। हालांकि मैं कांग्रेस के साथ हूँ भी और आगे भी रहूँगा, लेकिन ये है कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कि कांग्रेस के विरुद्ध हो। पर सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस का युवा और कांग्रेस के अंदर जो एक यूथ का डेवलपमेंट होना चाहिए, यूथ पॉलिटिकल लेवल पे यूथ के लोगों से जुड़ना और जितने भी यंग एज के लोग हैं जिनके अंदर जो कैलिबर है, जिनके अंदर जो कार्य शक्ति है, उसको पहचान करके उसके आधार पर उनको दायित्व देना, ये काम जरूर, इस काम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब इसके लिए ऐसे नेता जो कि 30 साल 40 साल से काम कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर जो बड़े नेता हैं उनको जो ये अपना बात बताते हैं, वक्तव्य देते हैं, किसी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, वो उचित ना हो, या फिर ऐसी कोई जानकारी जो यथाउचित उनको समझ में आती हो, उस आधार पे इसका चयन और क्रियान्वयन दोनों बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं है। कोरोना जैसे महामारी में क्या सीधी में लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। कोरोना की स्थिति दिन ब दिन हमारे ज़िले में बद से बदतर होती जा रही है और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारे कंटेनमेंट जोन्स बढ़ रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और जितना भी लॉकडाउन के बेसिस पे जो भी काम हो सकते थे, क्योंकि हमारा जो इंडियन लॉकडाउन की जो एक प्रोसेसिंग थी वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गई। इसलिए हमारा जो व्यक्तिगत लॉकडाउन था जो बीच में फरवरी मार्च के बीच में अप्रैल मई में जो चला है, वो हम बिल्कुल मतलब एक बहुत बड़े फेलियर की ओर वो इशारा करता है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनका जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या घटनी चाहिए, लेकिन वो दिन ब दिन बढ़ रही है। कहाँ पहले 2000 लोग प्रतिदिन प्रभावित हो रहे थे, उसके बाद ये आंकड़ा 10,000, 20,000, आज 30,000, कहीं 40,000, किसी 40,000 से 38,000 के बीच में ये वेरी करता रहता है। तो ये डेली का जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की फेलियर को दिखाता है। अब हमारे सीधी में ही कम से कम नहीं तो 50 के आसपास, मुझे संख्या एग्जैक्ट नहीं पता है, 50 के आसपास कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि कहाँ पहले एक कोरोना पॉजिटिव जब विंध्य में वो डॉक्टर साहब थे, रीवा में वो थे, तो पूरे विंध्य में, हाँ, पूरे विंध्य में हड़कंप मच गया था। आज हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है इस जिले में।
तो हम कहीं ना कहीं कोरोना से इतना जूझ चुके हैं कि उसको हम नज़रअंदाज करना शुरू कर दिए हैं, जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम होगा कि हमारे बीच में हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार से, समाज से, ये सभी कहीं ना कहीं आगे चल के ग्रसित होंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और लॉकडाउन जो आपने पूछा कि होना चाहिए, 100% लॉकडाउन होना चाहिए, तभी हम जो ट्रांसमिशंस की जो चेन है, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाइज हो रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। और उसका केवल एक ही जरिया है जिसे हम लॉकडाउन के नाम से जानते हैं, जिसको बहुत सारे लोगों ने बीते एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बीते महीने में एक्सपीरियंस किया है, हालांकि उससे कहीं ना कहीं उनको आर्थिक संकट जरूर होता है। नहीं, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे संडे को पूरा लॉकडाउन रहता है, बिल्कुल, लेकिन शराब की दुकान क्यों खुली रहती है, इसके बारे में क्या कहना है ये आपको? तो प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन ने अगर अनुमति वो देगा तो ही ये शराब की शासन प्रशासन ही द्वारा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो अब इसके बारे में सीधा सा एक ही उसूल समझ में आ रहा है, एक सीधी सी सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं दारू की बिकने से शासन प्रशासन को लाभ हो रहा है, तो उस लाभ के लिए वो जनता के जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसका मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके प्रशासन केवल अपना लाभ देख रही है, जो कि दारू की दुकानों से आने वाली उनको जो आय है, जो उनका टैक्स के रूप में या फिर जो भी उनका परसेंटेज शेयर होता है, तो प्रशासन इसीलिए वो प्रॉफिट नज़रअंदाज नहीं करना चाहती, उस प्रॉफिट को छोड़ना नहीं चाहती है। इसी कारण से संडे को भी वो जब कंप्लीट लॉकडाउन होता है तो भी शराब की दुकानें चालू हैं, संचालित हैं। जो भारत की अर्थव्यवस्था इसमें बहुत नाजुक हालत में, उसके बारे में क्या कहना है? अर्थव्यवस्था नाजुक है, दिन ब दिन गिरेगी, क्योंकि WHO ने कम से कम 1.5 करोड़ संक्रमित होने की आशंका जताई है 15 अगस्त के पहले। और चूँकि हमारा जो भारत का जो आप पॉपुलेशन बेस देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेंस पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ डेंस पॉपुलेशन है, और उस डेंसिटी को देखते हुए अगर ये थर्ड फेज़ का, अगर कोरोना का थर्ड फेज़ आता है, तो मान के चलिए कि संक्रमण होने की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम उसे चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक छोटा और सवाल, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेके एक किसान तक, एक भिखारी तक जो भीख मांगता है, वो भी दान किया कोरोना जैसे महामारी में। बिल्कुल। और हमारे देश में ऐसे मंदिरें हैं जो कि बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, चाहे टाटा हो या धीरू भाई अंबानी हो, कोई भी हो, उनसे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ जो इतना पैसा है, इतना भरमार पैसा है, वहाँ के ब्राह्मण समाज जो पुजारी हैं, उससे दान नहीं आ रहा। आज भगवान का दर्शन मिले, आज भगवान कहाँ गए? चलो मैं देखिए, ये जो हमारे यहाँ की एक कल्चरल एक्टिविटी है, इसको आप आध्यात्म से जोड़कर दे सकते हैं। तो एक आध्यात्म ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये सीधे धर्म से जुड़ता है। आदमी आध्यात्म में अगर जाना चाहता तो किसी न किसी धर्म के जरिए जाता है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। अब कहानी ये बनती है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के साथ बहुत तालमेल चाहता है कि बना रहे, ऐसा ये रहता है कि वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं उसकी आस्था डगमगाती है, उसको जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सुनिए, तो उसी का रीज़न वही मैं बता रहा हूँ कि जो पॉजिटिव एनर्जी जो भी मिलता है, जिस कारण से लोग प्रार्थनाएं करते हैं या फिर किसी धर्म को चयन करते हैं। अब क्या है कि अगर वहाँ पे इस मामले में टीका टिप्पणी होती है या फिर कोई भी व्यक्ति इसमें आवाज़ उठाता है कि भाई वहाँ इतना ज़्यादा पैसा है, इतने ज़्यादा लोगों ने दान दे रखा है, जो कि अरबों खरबों में जिसकी गिनती होती है, तो सरकार जब उसे चाह के खुद ट्रस्ट से नहीं निकाल सकती है, तो एक व्यक्ति विशेष का वक्तव्य किसी काम का नहीं। मैं अगर ये कह भी दूं कि हाँ वहाँ से पैसा आना चाहिए, जन कल्याण में लगना चाहिए, लेकिन ये तो ट्रस्ट को और सरकार को आपसी सामंजस्य जब तक ये नहीं, मेरा कहने का मतलब है, जैसे तिरुपति जी बालाजी हो गए, बिल्कुल, अगर वो 1 साल की अपनी आमदनी दे दें, बिल्कुल, तो कम से कम अपने भारत देश में 50 करोड़ भिखारी जो भारत की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ के मंदिरों में जितना दान रखा हुआ है, दिया गया रखा हुआ है, उससे बिल्कुल सुधर सकती है। लेकिन इसके लिए हमको कहीं ना कहीं, हमको क्या, जो सरकार है, जो भी सरकार चल रही है, उसको कहीं ना कहीं इस धर्म, जिसके नाम पे धर्म और जाति, जिसके नाम पे वोट मांगे जाते हैं, उनसे साक्षात रूप से लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो पैसा बाहर आ सकता है। अच्छा, सीधी की जनता के लिए आखिरी सवाल मेरा, सीधी की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सीधी की जनता के लिए सीधा सा एक ही जवाब है आपके सवाल
भगवान का कि भैया प्लीज़ 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 जब ज़रूरत हो तभी घर से आप बाहर निकलिए और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क ही एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रांसमिशन को कहीं ना कहीं 10%, 5%, 20%, 50% इस लेवल पे रोक सकता है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, 6 फीट की दूरी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हम इस पे काबू कर सकते हैं। चलिए ठीक है सुबोध जी, मैं चलता हूँ अब आपके साथ, कहीं और जाना है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छा वक्तव्य दिया। जी धन्यवाद। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।